गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एजिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट प्रोजेरिया जो है वो हमारा रह गया था। एंड जब हम प्रोजेरिया की बात करते हैं तो एक्चुअल में ये एक डिज़ीज़ है जो एजिंग के कारण कॉज हो रहा है, ठीक है। इसलिए एक्चुअल में जब हम इसकी बात करेंगे तो ये किसके अंडर आएगा? एजिंग के ही अंडर आएगा, राइट। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है हमारे माइंड में दैट एजिंग, क्योंकि हमने पढ़ा एजिंग के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, प्रभाव होते हैं, वो प्रभाव डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप के प्रभाव देखने को मिले। एक सिस्टम्स में क्या चेंज हुआ, राइट। सिस्टम्स के साथ साथ मॉलिक्यूल्स में क्या चेंज हुआ, मॉलिक्यूल्स के साथ साथ सेल के अंदर क्या चेंज हुआ, यानी कि बायोकेमिकल तो मॉलिक्यूल्स में आ गया। अब यहाँ पे सेल के अंदर सब सेल्यूलर चेंजेस क्या क्या हुए, बट उसी के साथ साथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर की भी बात करते हैं, सेल के बाहर क्या चेंजेस हुए। तो जब हम सिस्टम्स में चेंजेस की बात करते हैं तो सिस्टम्स में चेंजेस के साथ साथ हम प्रोजेरिया को भी स्टडी करते हैं, क्योंकि प्रोजेरिया को हम काल पूर्व जरा भी बोलते हैं, यानी कि समय से पहले। काल पूर्व मीन्स समय से पहले एजिंग अगर आ जाती है तो उसे हम उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे एक्चुअल में? प्रोजेरिया। नाउ अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ऐसी कंडीशंस देखने को मिलती है कि एज से पहले ही एजिंग देखने को मिलने लग जाए, यानी कि या तो 1 ईयर, 12 ईयर ओल्ड, 20 ईयर ओल्ड ऑर्गेनिज्म है या कोई भी पर्सन है, उसको हम एजिंग इफेक्ट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। 20 ईयर्स में ही हमें दिख रहा है रिंकल्स पड़ने लग गए हैं या टीथ्स डिग्रेड होने लग गए धीरे धीरे, ठीक है। तो ये जो कुछ इफ़ेक्ट्स हैं वो प्रोजेरिया के कारण प्रोड्यूस होते हैं। जैसा आप ऑलरेडी देख चुके हैं, एक मूवी के थ्रू शो किया गया है इस डिज़ीज़ को। एंड वो मूवी अमिताभ बच्चन की पा मूवी जो है उसके अंदर यही शो किया गया है कि कैसे एज से पहले ही ऑर्गेनिजम्स में एजिंग देखने को मिलेगी, ओल्ड एज के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे एंड एज अ रिज़ल्ट ओल्ड एज के इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सो फर्स्ट थिंग, जब हम प्रोजेरिया की बात करते हैं तो बहुत सारे केसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड देखे गए। पहले स्टार्टिंग में 1-2 केसेस आए, बट धीरे धीरे ये केसेस बढ़ने लगे। तो एक्चुअल में साइंटिस्ट ने कंफर्म करना चाहा कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, तो इसको हमने डिवाइड किया फिर, राइट। तो जब प्रोजेरिया की बात करते हैं तो प्रोजेरिया को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी ऐसी है कि फर्स्ट कैटेगरी में एक्चुअल में थोड़ा सा एज बढ़ जाएगी, उसके बाद एजिंग सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। मान के चल सकते 10 to 20 ईयर्स के बीच में, 10 से 20 साल के बीच में एजिंग सिम्टम्स मिले। बट दूसरा जो टाइप है उसके अंदर हमें बर्थ से 1 to 2 ईयर ओल्ड में भी हमें ऐसे एजिंग वाले सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, ईजिली देखने को मिल सकते हैं। नाउ क्योंकि मैंने बोला सबसे पहली चीज़, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ये प्रोसेस होता क्यों है। मेन चीज़ इस प्रोसेस के होने की ये है कि हेलिकेज में त्रुटि हो जाती है, हेलिकेज में एरर हो जाता है। और आप सब जानते हैं हेलिकेज का काम क्या होता है। हेलिकेज का काम डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे होता है। एक एंजाइम है हेलिकेज जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने का काम करता है, ब्रेक डाउन करने का काम करता है। सो जब मैंने बोला हेलिकेज में एरर हो रहा है तो डीएनए रेप्लिकेशन में भी चेंज आएगा। डीएनए रेप्लिकेशन में हेलिकेज का काम क्या होता है, ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड ही होगा डीएनए हमेशा। ठीक बात है, आगे चलेंगे। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ठीक है। नाउ इम्पॉर्टेंट चीज़, ये 5 प्राइम, ठीक है, ये 5 प्राइम। अब देखेंगे यहाँ पर एक चीज़ है जो देखने को मिल रही है, वो थिंग ये है कि जब हम डीएनए रेप्लिकेशन देखेंगे तो डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे हम ये तो बोलते हैं कि इस तरह से 2
प्रोसेसेस बन जाते हैं, यानी कि रेप्लिकेशन का मतलब है ये दोनों स्ट्रैंड्स पहले तो अलग होंगे, सेपरेट होंगे, ये स्ट्रैंड अलग हुआ, एक ये स्ट्रैंड है, एक ये स्ट्रैंड है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ बात करेंगे, एक स्ट्रैंड ये है और एक स्ट्रैंड क्या है, ये वाला, ठीक है। ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग हुए, अलग होके अब इन्हीं पे रेप्लिकेशन वर्क कर रहा है। तो एक्चुअल में पूरे अलग नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता है जब रेप्लिकेशन होता है तो रेप्लिकेशन के टाइम पे एक फॉर्क बनता है, धीरे धीरे अलग होते हैं और साथ साथ रेप्लिकेशन चलता रहता है। जैसे मैंने बोला 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, कभी इसको डैश नहीं बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, जब रेप्लिकेशन मैं बोल रही हूँ 5 प्राइम से ही शुरू होता है, तो हमेशा रेप्लिकेशन यहाँ से शुरू होगा और इस प्रोसेस में यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि जब फॉर्क खुलेगा तब भी रेप्लिकेशन हो सकता है। यहाँ पे तो डबल बॉन्ड्स हैं, सॉरी यहाँ पे तो डीएस है, डबल स्ट्रैंडेड है डीएनए, बॉन्ड्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, तो क्या होगा, हेलिकेज का काम क्या है। अब ये देखो, मेन अपन पूरा रेप्लिकेशन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हेलिकेज का काम देखेंगे। हेलिकेज एंजाइम एक्चुअल में क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटे हैं, ब्रेक हुए हैं, अलग हुए हैं, सेपरेट हुए हैं, इनको सेपरेट करने का काम है हेलिकेज का। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, तो ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। सो यहाँ पे देखा हमने, ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये देखेंगे हेलिकेज है। अब एक नॉर्मल सी चीज़ जो हमें देखने को मिलती है, हेलिकेज धीरे धीरे ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ेगा और ये जो है फॉर्क धीरे धीरे ऐसे बढ़ता जाए, ठीक है। पहला वाला था, फिर बॉन्ड टूटेंगे और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। अब मैं बोल रही हूँ कि अगर हेलिकेज एरर हो रहा है, यानी कि हेलिकेज में अगर एरर है यानी कि ये कैसा है, म्यूटेटेड है, त्रुटि है हेलिकेज में, म्यूटेटेड है तो ये अपना काम नहीं करेगा, चेंज हो गया इसका फंक्शन, ये अपना काम नहीं करेगा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा ही नहीं, और हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा तो ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क है ये ऐसा दिखेगा ही नहीं, ये हमें ऐसा ही दिखेगा। यानी कि हेलिकेज में त्रुटि के कारण, हेलिकेज में एरर के कारण क्या दिख रहा है, क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन हो ही नहीं पा रहा। ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये होगा ही नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा तो सेल्स में डिवीजन नहीं हो रहा है, जीन्स ज़्यादा नहीं बन रहे, जीन्स में कमी आ रही है, और एक्चुअल में एक इस एरर की वजह से ऑर्गेनिजम्स में हमें एजिंग देखने को मिलती है। यानी कि हेलिकेज अगर काम नहीं कर रहा है तो टाइम से पहले, काल पूर्व जरा है ना, जब एजिंग आनी चाहिए उससे भी पहले ही एजिंग के सिम्टम्स बोल सकते हो या एजिंग के लक्षण हमें देखने को मिलने लग जाते हैं। तो मेन खेल यहाँ पर किसका दिख रहा है, हेलिकेज का। तो हेलिकेज में अगर थोड़ी सी भी त्रुटि होगी, हेलिकेज की त्रुटि के कारण क्या होगा, एक्चुअल में रेप्लिकेशन नहीं होगा, एंड रेप्लिकेशन नहीं होगा तो सीधी सी बात, सिंपल सी बात, यहाँ पर चेंजेस भी देखने को नहीं मिलेंगे और एजिंग की तरफ ये लेकर जाएगा। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पर तो प्रोजेरिया की बात करेंगे, दो टाइप के प्रोजेरिया हो सकते हैं। एक मैंने पहले ही बोला एडल्ट डिजीज़ है, ठीक है, और दूसरा मैंने पहले ही बोला कि बचपन से ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखेंगे कि क्या क्या होते हैं दोनों डिजीज़ेस, देखते हैं। एक है हमारा वर्नर्स सिंड्रोम, ठीक है, एक है वर्नर्स सिंड्रोम, दूसरा है हचिनसन गिलफोर्ड सिंड्रोम, हचिनसन गिलफोर्ड सिंड्रोम,
ठीक है, वर्नर्स सिंड्रोम एंड हचिनसन गिलफोर्ड सिंड्रोम। सो सिंपल, वर्नर सिंड्रोम को किस साइंटिस्ट ने दिया है? ऑटो वर्नर, साइंटिस्ट का नाम है ऑटो वर्नर, इन्होंने दिया इसको। दूसरी चीज़ बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि ऑटो वर्नर डिजीज़ को ही हम प्रोजेरिया एडल्टोरम भी बोलते हैं, ठीक है, एडल्टोरम, यानी कि प्रोजेरिया ऑफ एडल्ट, वृद्ध लोगों की प्रोजेरिया है, यानी कि आप बोल सकते हो कि एज जब बढ़ रही है उस कंडीशन में यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी कि इसमें सिम्टम्स हमें 20 इयर्स के आसपास दिखाई देने लगेंगे, ठीक है, 20 इयर्स के आसपास, 20 साल के आसपास सिम्टम्स, लक्षण दिखाई देने लगेंगे। और जब लक्षण 20 इयर्स के बाद है, आसपास है, तो देखो एजिंग हो रही है, तो एजिंग की वजह से डेथ भी होती है एट लास्ट स्टेज, एजिंग के बाद डेथ ही होती है, यानी कि हम एजिंग के सिम्टम्स देख रहे हैं तो 40 से 45 इयर्स तक इस पर्सन की डेथ हो सकती है जिसमें ये सिम्टम देखने को मिल रहा है। अब हमने बोला कि हेलिकेज के एरर या हेलिकेज की त्रुटि के कारण बनता है, और हेलिकेज का काम क्या है? डीएनए को खोलने का। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है, दोहरी परत होती है, डबल स्ट्रैंड होते हैं, उन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग करना, सिंगल स्ट्रैंड में चेंज करना, यानी कि डीएनए को खोलने का काम होता है मेनली किसका? हेलिकेज का। अब देखो, ठीक है, ये तो हमारी बात हुई डीएनए को खोलने की। अब क्योंकि हमने बोला कि ये डिज़ीज़ हो रहा है, तो ये डिज़ीज़ किसकी वजह से हो रहा है? एक WS जीन है, उसकी वजह से हो रहा है। WS जीन क्यों नाम दिया गया? देखो नाम देखो, W वर्नर सिंड्रोम, वर्नर सिंड्रोम है, इसलिए WS जीन की वजह से ये चीज़ होगी और ये रोग उत्पन्न हो सकता है। ऑलमोस्ट अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका में 10 लाख तक पेशेंट्स इसके देखने को मिल सकते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि 10 लाख पर्सन्स पर एक पर्सन प्रोजेरिया का देखने को मिलेगा, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं 1/10 लाख, ठीक है, 10 लाख ऑर्गेनिजम्स में से एक पर्सन प्रोजेरिया का देखने को मिल सकता है, यानी कि पेशेंट्स देखने को मिलते हैं लेकिन कम है, ठीक है। नाउ हचिनसन गिलफोर्ड सिंड्रोम को हम यंग एज का प्रोजेरिया भी बोलते हैं, और इसके सिम्टम्स 1 ईयर्स से शुरू हो जाते हैं। जब तक बेबी 1 ईयर्स का नहीं होता वहाँ से ही इसके सिम्टम्स दिखने को मिलने लग जाते हैं, और 20 ईयर्स तक तो इन ऑर्गेनिजम्स की या इन पर्सन्स की डेथ्स भी देखने को मिल जाती है। तो ये हुआ प्रोजेरिया ऑफ एडल्ट, ये हुआ प्रोजेरिया ऑफ यंग बेबी, ठीक है। या इसको हचिनसन गिलफोर्ड सिंड्रोम क्यों बोलते हैं? बिकॉज साइंटिस्ट जिन्होंने फाइंड आउट किया इसको, उसको उनका नाम था हचिनसन एंड गिलफोर्ड, सो उनके बेसिस पर प्रोजेरिया को डिवाइड किया गया, ठीक है। तो हमने ये बोला इनके पेशेंट्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, बट हाँ देखने को मिलते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिलते हैं, और अमेरिका का एक रेशियो दिया है कि ऑलमोस्ट 10 लाख पर्सन्स पर एक पेशेंट हमें प्रोजेरिया का ऑब्जर्व हो सकता है। अब हम बोले एडल्ट जैसे कैरेक्टर्स आएंगे, तो वही जो भी सिम्टम्स हमने आज तक एजिंग में पढ़े, कैसे कैसे चेंजेस हो रहे, रिंकल्स, टीथ का गिरना, आईज वीक होना, हेयर्स वाइट होना, सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे धीरे धीरे। बट ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हेयर्स वाइट हो रहे हैं दैट मीन्स प्रोजेरिया ही है, नो, सारे सिम्टम्स एक साथ मिलते हैं। हेयर्स वाइट होने का रीज़न सिर्फ एजिंग नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, इवन पॉल्यूशन, इवन हमारा जो लाइफस्टाइल है, इवन हम जो इस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, इन्वायरमेंट, ये सारे रीजंस उसके पीछे हो सकते हैं। सो वहाँ पर हम प्रोजेरिया को नेम नहीं देंगे। सो ये बात हुई प्रोजेरिया की, एंड इसके जो नंबर्स हैं वो बेसिकली देखने को मिल सकते हैं।
So you can take this screenshot and thank you.